वीडियो देखने के पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि अपने मोबाइल निकालिए और अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को चेक करिए। पिछले साल भर से अगर आप देखोगे आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या तो फ्लैट रहा है या नेगेटिव में चला गया है। अब इसका क्या रीजन है? अगर आपसे पूछो तो आप बोलोगे कि भारत भाई मार्केट फ्लैट था, मार्केट नेगेटिव था, तो हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फ्लैट है या नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप थोड़े से प्रोएक्टिव होते अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, या आपका म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर थोड़ा सा प्रोएक्टिव होता, तो आज आपका पोर्टफोलियो शायद पॉजिटिव होता। यहां पर दो ड्राइवर्स आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में मिसिंग है। पहला, जो रुपी कमजोर हुई उसका आपके म्यूचुअल फंड पे इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा, आपका म्यूचुअल फंड का जो एक्सपोजर है वो पूरा डोमेस्टिक एक्सपोजर है। आइए एक एक करके इन दोनों चीजों को समझते हैं। और ये दो इंजन्स हैं जो कि आप अगर अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में अटैच कर देते हो तो आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो तेजी से दौड़ना शुरू कर देगा। समझिए, दो फ्रेंड्स हैं, माइक और अर्जुन। अर्जुन बैंगलोर में काम करता है और सेम कंपनी में माइक जो है वो यूएस में काम करता है। एक साल पहले माइक और अर्जुन मिलते हैं चाय पर और चाय की टपरी से वो चाय खरीदते हैं। चाय का कॉस्ट एक साल पहले 15 रुपए था, तो अर्जुन को रुपी टर्म में 15 रुपए देने पड़ते हैं और माइक के लिए डॉलर टर्म में वो करीबन 20 सेंट के आसपास होते हैं। एक साल बाद वापस माइक और अर्जुन मिलते हैं, उसी चाय की टपरी पे जाते हैं और वही चाय ऑर्डर करते हैं। अर्जुन के लिए वो चाय अभी भी 15 रुपए की है, लेकिन माइक बोलता है कि अरे ये चाय तो मेरे लिए सस्ती हो गई। कैसे? क्योंकि वो 20 सेंट की चाय जो वो एक साल पहले ले रहा था अब उसके लिए शायद 17 सेंट पड़े। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि पिछले एक साल में रुपी डेप्रिशिएट कर गई डॉलर के मुकाबले। यानी कि आपका चाय का कॉस्ट अगर आप देखा जाओ रुपी टर्म में तो वही रहा, लेकिन डॉलर टर्म में सस्ता हो गया। तो जैसे ये कटिंग चाय में रुपी और डॉलर के डिफरेंस से फर्क पड़ गया, वैसे ही इस रुपी और डॉलर के डिफरेंस के कारण आपके पोर्टफोलियो पे भी फर्क पड़ जाएगा। देखिए, ये कोई टेम्पररी फ्लक्चुएशन नहीं है। ये जो फ्लक्चुएशन है रुपी और डॉलर की, ये बहुत स्ट्रक्चरल फ्लक्चुएशंस है। 1990 में, आज से करीबन 35 साल पहले, अगर आप रुपी और डॉलर की कंपैरिजन करें तो डॉलर के अगेंस्ट में रुपी की वैल्यू 17 थी, 17। आज से 35 साल के बाद ये 90 के ऊपर चली गई, यानी कि 5 गुना ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया है रुपी डॉलर के अगेंस्ट में। तो ये चीज एक्सीडेंटल नहीं है भाई, ये पूरा स्ट्रक्चरल है। और लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो रुपी जो है वो लगातार गिरती रही है और इसी वजह से आप पिछले 10 साल का डेटा उठा के देख लो, पिछले 10 साल में से 8 साल में एफआईआईज ने भारी मात्रा में इंडिया से फंड्स जो हैं वो बाहर की तरफ विड्रॉ किए हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और थोड़े से टैक्टिकल हो अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में, तो ये जो गिरावट है ना रुपी की, आपके लिए एक पॉजिटिव वे में काम कर सकता है। तो ये पहला जो इंजन मैंने आपको बताया कि रुपी का इंजन, जो कि आपके पोर्टफोलियो को फेस वैल्यू पे नुकसान बिना पहुंचाए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह आपके पोर्टफोलियो को नुकसान दे रहा है। इसको कैसे टैकल करना है मैं आपको बताऊंगा, आगे बने रहिएगा। सेकंड जो इंजन है वो है ग्लोबल कॉन्सेंट्रेशन। अब हम क्या करते हैं ना, जनरली हम वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि इंडिया स्पेसिफिक हो, राइट? या आप तो हम निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, माइक्रो कैप में, जो भी है हम उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि ज्यादातर इंडिया के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी है जो कि एक्सपोजर जो है वो ग्लोबली लेते हैं। अब ये ग्लोबल एक्सपोजर से मेरा मतलब क्या है, जरा सा ध्यान करो। जिस फोन पे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, उस फोन को बनाने के लिए एक स्पेशल चिप का इस्तेमाल होता है, उसे सेमीकंडक्टर चिप बोला जाता है। और ये चिप जो है वो प्रोड्यूस करती है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब आप जाकर ढूंढोगे कि क्या ये ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या बीएसई एनएसई पे लिस्टेड है? आपको ये लिस्टेड नहीं मिलेंगे। आप एप्पल के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करते हैं। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन अगर आपको एप्पल में अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या आप एनएसई बीएसई में ट्रेड करके इन्वेस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आप लैपटॉप पे इस वीडियो को देख रहे हो या अगर आपके घर में एक गेमिंग पीसी है तो उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग जीपीयू इंस्टॉल्ड है। एआई के बारे में आपने सुन रखा है, एआई अभी रोज नए इनोवेशंस कर रहा है। एआई को रन करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जीपीयूज चाहिए और ये जीपीयूज कौन बनाता है? एनवीडिया। और एनवीडिया को भी आप एनएससी बीएससी पे ट्रेड नहीं कर सकते। एनवीडिया का स्टॉक 2023 में एक ही साल में 3 गुना हो गया। और ये सिर्फ 2-3 कंपनीज नहीं है,
ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कर रही है, जो कि ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है, जैसे कि AWS है, Azure है, बायोटेक इनोवेशन यानी कि नई दवाइयां, जो बीमारियां ठीक नहीं हो रही थी उनके ऊपर रिसर्च करके नई दवाइयां जो है बना रही हैं, mRNA टेक्नोलॉजी, ये रिसर्च टेक्नोलॉजी जो जनरली US और यूरोप में ही अवेलेबल है। तो इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए, इस तरह के कंपनीज में आपको एक्सपोजर लेने के लिए आपको उन म्यूचुअल फंड्स को ढूंढने पड़ेंगे जिनका एक्सपोजर ग्लोबल मार्केट्स में है। अब आप बोलोगे सर हमारी इंडिया की आईटी कंपनीज भी तो बहुत स्ट्रांग है और इंडिया की आईटी कंपनीज में भी तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 2021 में आईटी कंपनीज में एक बहुत स्ट्रांग बूम आया। कंपनीज जैसे कि TCS, HCL टेक, इन्फोसिस, इनमें बहुत स्ट्रांग बुल रन आया और आपने देखा होगा कि बहुत ही छोटे समय में 1-1.5 साल के अंदर ये 50 से 70% तक के रिटर्न देना शुरू कर दिया था इन्होंने। फिर 2022 में यूएस फेडरल रिजर्व ने क्या किया, उन्होंने रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए और जब वो रेट्स बढ़ाने उन्होंने शुरू किए तो उसके वजह से यहां पर जो इंडियन रुपी है वो डॉलर के मुकाबले कमजोर होने लग गई। फिर ट्रंप साहब इलेक्ट हो गए आए और उन्होंने टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए और इस टैरिफ्स के वजह से अगेन जो इंडियन रुपी है वो हिट हो गई। तो अब आप जाकर वो HCL टेक, इन्फोसिस और TCS के चार्ट्स को जाकर देखो तो आपको समझ में आएगा कि 2021 में वो चार्ट जो आसमान को छू रहे थे अभी वो कहां जाकर गिरे हुए हैं। और उसके अगेंस्ट में आप जाकर Amazon के चार्ट को देखो, Nvidia के चार्ट को देखो, ताइवान सेमीकंडक्टर के चार्ट को जाकर देखो, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग और उसी तरह से नए हाइस बनाते बनाते ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपका एलोकेशन सिर्फ इंडियन आईटी कंपनीज में था तो आपका पोर्टफोलियो ऑफ कोर्स अभी डाउन होगा। लेकिन अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को ग्लोबली डाइवर्सिफाई किया था और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट थी आपकी म्यूचुअल फंड में तो आपका पोर्टफोलियो स्टेबल होगा और वो वाले जो डाइवर्सिफिकेशन जो आपने बाहर की कंपनीज में किया है उसके वजह से आपका पोर्टफोलियो अभी अप होगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से अगर आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन होता तो आपका पोर्टफोलियो अभी माइनस में नहीं होता। ये दोनों इंजन जो है वो आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रांगली आउट परफॉर्म करवा रहे होते। नंबर 1, इंडियन करेंसी के वजह से जो नुकसान होता वो आपको नहीं होता और दूसरा जो ग्लोबल मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स को उसका फायदा भी आपको बराबर मिलता। तो आप मुझे पूछोगे कि भरत भाई ये तो बहुत मस्त बात है, लेकिन एक बात बताओ, क्या हमेशा हमारा रुपया गिरता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो रुपये में जो फ्लक्चुएशन होते हैं ना, ये भी स्टॉक्स की तरह होते हैं। शॉर्ट टर्म में ये कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो ये जो रुपये का जो ट्रेंड है वो डॉलर के मुकाबले हमेशा कमजोर रहा है। तो जब रुपी स्ट्रांग होता है तो FIIs के इन्फ्लोज बढ़ते हैं, ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, इंडियन इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग दिखती है। तो उस समय अगर आप थोड़ी सी चार्ट रीडिंग स्किल आपको आती है और आप अगर चार्ट्स पे ये चीज देख सकते हो तो आप अपने एलोकेशन को फॉरेन मार्केट्स में कम करके इंडियन मार्केट्स में ज्यादा कर सकते हो। और जैसे ही रुपी कमजोर होना शुरू हो जाती है आप देखोगे FIIs सेलिंग करके पैसा निकाल रहे होते हैं, ग्लोबल मार्केट ज्यादा स्ट्रांग दिखता है, डॉलर ज्यादा स्ट्रांग दिखता है, इंडिया में इकोनॉमी में आपको कमजोरी दिखना शुरू हो जाएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट दिखना शुरू हो जाएगा। उस समय आप अपने एलोकेशन को चेंज कर सकते हो, यानी कि कुछ इंडियन मार्केट्स में हल्का करके आप ग्लोबल मार्केट में एक्सपोजर ले सकते हो। देखो, इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम इसे ट्रेडिंग के जैसे ट्रीट नहीं करते हैं। इसे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल मूवमेंट मानकर अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करेंगे। पिछले 30 सालों में हम लोगों ने ये ट्रेंड देखा है कि रुपी हमेशा डॉलर के मुकाबले कमजोर रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म मैनेज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मैनेज कर सकते हो तो अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा जो है वो ग्लोबल एक्सपोजर के लिए जरूर बनाए रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पोर्टफोलियो का कितना % हिस्सा ग्लोबल इक्विटीज में या ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए? इसका आंसर है 10 से 20%। मतलब कि ये आपका कोर पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, ये आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का कितना % हिस्सा होना चाहिए? ये आप अपने एज के हिसाब से डिसाइड कर लो। तो अगर आप अभी यंग हो, अभी आपकी जो इनकम है वो अभी आना शुरू हुई है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, आप 25 से 35 साल के ब्रैकेट में हो,
तो आपका जो एलोकेशन है ग्लोबल फंड्स में वो करीबन 15 से 20% के आसपास हो सकता है। आप मिडिल एज में पहुंच चुके हो, आपकी इनकम स्टेबल हो चुकी है, आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, आप मॉडरेट रिस्क चाहते हो, आपने पोर्टफोलियो में ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं चाहते, तो ये यूएस फोकस फंड या ग्लोबल फोकस फंड आपके पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा बनना चाहिए, सैटेलाइट पोर्टफोलियो। और अगर आप 50 साल से ऊपर हो, आपको वोलेटिलिटी पसंद नहीं है, स्टेबिलिटी को आप सीख कर रहे हो, तो ये जो ग्लोबल फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% तक का हिस्सा बनना चाहिए। तो अब ये कौन कौन से फंड्स हैं जो कि आपको ग्लोबल मार्केट में एक्सपोजर देते हैं, फंड्स की डिस्कस करूं उससे पहले एक बहुत ही विनम्र डिस्क्लेमर है मेरा कि मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं ना सेबी से रजिस्टर्ड हूं। आपको अगर इन फंड्स के बारे में बेटर जानना है तो आप अपने पोर्टफोलियो मैनेजर को बुलाइए, कान पकड़िए उसके कान को टाइट करिए और फिर उससे समझना शुरू करिए। मैं कुछ नाम आपको बताता हूं फंड्स के जो कि ग्लोबल मार्केट में एक्सपोजर लेते हैं। निपन और मिराई के फंड्स जापान के मार्केट में एक्सपोजर लेते हैं, तो आप जाकर म्यूचुअल फंड में सर्च करिए कि वो कौन से फंड है जो जापानीज मार्केट में एक्सपोजर ले रहे हैं। चाइनीज मार्केट में एक्सिस का ग्रेटर चाइना फंड है, एडलविस का ग्रेटर चाइना फंड है जो कि चाइनीज मार्केट में एक्सपोजर लेता है। ब्रॉडर मार्केट इमर्जिंग फंड पीजीआईएम और कोटक का फंड है जो कि ब्रॉडर मार्केट इमर्जिंग मार्केट्स के फंड में एक्सपोजर लेता है। यूएस मार्केट में मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 फंड है, एडलविस का फंड है और आप देखोगे फ्रैंकलिन का भी फंड्स हैं जो कि यूएस मार्केट्स में एक्सपोजर लेते हैं। डाइवर्सिफाइड ग्लोबल फंड्स यानी कि कोई स्पेसिफिक मार्केट में एक्सपोजर नहीं लेते, ये डाइवर्सिफाइड मतलब ये सारे ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोजर लेते हैं। आदित्य बिरला का फंड है जो कि आपको एक्सपोजर देगा डाइवर्सिफाइड मार्केट्स में, और डीएसपी का भी फंड है जो ग्लोबल मार्केट में डाइवर्सिफाइड मार्केट में एक्सपोजर देता है। थीम स्पेसिफिक एक फंड है मिराय का फैंग प्लस फंड जो कि थीमेटिक एक्सपोजर लेता है यूएस के टॉप स्टॉक्स में। और बहुत सारे फंड ऑफ फंड्स भी होते हैं जो कि आपको बहुत सारे बाहर के फंड्स में एक्सपोजर लेते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शंस बहुत है, लेकिन सबसे जरूरी है समझना कि कौन सा फंड आपको सूट करेगा, क्या एक्सपोजर आप लेना चाहते हो। इसके लिए या तो आप अपने आप रिसर्च करो या अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर से बात करो, वो आपको बेटर गाइड करेगा। तो ये जो ग्लोबल फंड्स हैं ये आपको दो चीज का फायदा देते हैं, एक करेंसी डिप्रिसिएशन का, दूसरा वो उस कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करवाते हैं, निवेश करवाते हैं जो कि हमारे इंडिया में नहीं है। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन या कुछ बड़ी कंपनीज जो कि कुछ बड़ा प्रोडक्ट बना रहे हैं उनमें आप निवेश कर पाओगे। लेकिन याद रखिएगा ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं है, ये सब एक बड़ा स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर से वीडियो को शेयर करिए और अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर के साथ जरूर शेयर करिए, उसको ये वीडियो देखना बहुत बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड करिएगा जो कि शायद अपने म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को लेकर अभी भी थोड़े से चैलेंज फील कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक वापस आएंगे और फिर डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके म्यूचुअल फंड और आपके पर्सनल फाइनेंस को बूस्ट कर देंगी। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।